हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। आज फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा एक पॉइंट छोड़ दिया था, वो था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ में क्या होता है कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और सेपरेशन घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा। इन्वर्स का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ यही आपका है। यदि कोई पूछे तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ में आप इसको बता सकते हैं। ये आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इफ आर इज डबल, यदि हम आर को डबल कर देते हैं तो एफ एस यानी फोर्स, हमारे पास दो एफ आ गया यहाँ पे, इसलिए मैं एक को एफ एस और दूसरा को एफ बता दे रहा हूँ, जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। तो देखिए क्या है, आर को यदि हम डबल करते हैं तो क्या होता है, फोर्स जो है सो घट जाता है। आर को 2 गुना करेंगे तो फोर्स 4 गुना घटता है। आर को डबल करते हैं तो फोर्स जो है सो 4 टाइम घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। सेपरेशन इंक्रीज करेगा 2 टाइम्स तो फोर्स डिक्रीज करेगा 4 टाइम्स। बट यहाँ देख लीजिए जस्ट आर इज सेपरेशन इज हाफ। सेपरेशन को हम जब हाफ करेंगे तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि जब सेपरेशन को हम आधा कर देंगे, आर को आधा कर देंगे तो क्या होगा, फोर्स जो होगा सो 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन वही जब हम सेपरेशन को डबल करेंगे तो फोर्स जो होगा सो 4 गुना घट जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये 0 पॉइंट है ना, और ये आपका सेपरेशन है, ये आपका इधर फोर्स है। तो देखिए जितना हम इससे दूर जाएंगे, देखिए जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ खींचिए, तो देखिए यहाँ पर इतना पॉइंट पे आया। लेकिन जैसे जैसे इससे हम दूर जाएंगे, यानी कि जो सेपरेशन बढ़ाएंगे, अब देखिए यहाँ पर लेते हैं तो देखिए देख रहे घटता जा रहा है। यहाँ पर लेंगे और ज़्यादा घटता जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो और ज़्यादा घटता जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम सेपरेशन को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस। तो यानी देख लीजिए सेपरेशन को हम जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, फोर्स क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा ही घट रहा है। देख रहे हैं फोर्स यहाँ पे मान लीजिए क्या रहा होगा, यहाँ पे 10 रहा होगा तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। जबकि सेपरेशन में देख लीजिए यहाँ पे 2 रहा होगा तो यहाँ पे 4 तो 6 तो 8। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है फोर्स घट रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है। यही आपका था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपका ये पॉइंट खत्म हुआ। तो चलिए हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं अब वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में क्या क्या होता है, तो बस वही पिछली कहानी, यहाँ कुछ नया होने वाला है नहीं, बट कैलकुलेशन का कुछ जो शेड्यूल होगा सो अलग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वही तरीका। तो चार्ज लेंगे, पहला Q1 और दूसरा प्लस Q2, दोनों को एक डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इसके बीच का जो सेपरेशन होगा तो आपका R होगा, इसको मोड में यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये इधर फोर्स लगाएगा इधर, और ये अपना इधर फोर्स लगाएगा। देख रहे हैं ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा। ये लगाएगा इधर क्या फोर्स, तो देखिए F
F21 F21 और इधर ये लगाएगा F12 F12। तो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर जो होगा, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्शन को मेजर करना है, यहाँ पे हमको डायरेक्शन को भी मेजर करना पड़ेगा, जबकि पिछले बार मैंने ऐसा नहीं किया था, डायरेक्शन को मेजर नहीं किया था। जब इसको इस डायरेक्शन देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, R2 माइनस R1 सो यहाँ क्या लिखा जाएगा, F12 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R के जगह पर वही R मॉड का स्क्वायर कर देंगे इंटू R1 माइनस R2 एक कैप, यानी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखिए, अब आप कहिएगा कि यहाँ पे ये क्यों लगाएं। तो दोस्तों हम लोग पहले वाले जो देखे थे पहला पार्ट, उसमें हम लोग डायरेक्शन को मेजर नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डायरेक्शन को ही मेजर करना पड़ेगा। तो जब हम लोग डायरेक्शन को मेजर करेंगे, क्योंकि पहले लिख दिए क्या, वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म नहीं है, तो जब डायरेक्शन को मेजर करेंगे तो यूनिट वेक्टर तो लेना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। यही इसका देख लीजिए, ये आपका ये वाला, हाँ देख रहे हैं डायरेक्शन है, सिर्फ इसमें विशेष कुछ है नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि मान लीजिए एक का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यही ना लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो इसको क्या करेंगे, के Q1 Q2 बटा मॉड R का स्क्वायर, और इसको क्या कर देंगे, सो R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, मॉड R1 माइनस R2 का मॉड। तो देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जिससे कि हमको कुछ स्पेस मिल जाएगी दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो इसको क्या करेंगे, देखिए ये जो है सो यही वाला, ये जो है सो यही वाला है ना। अरे यार यही तो है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, तो दोनों तो बात सेम ही देख रहे हैं। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों तो सेम ही है। तो हम क्या यहाँ पे ये और ये क्या हो गया, दो को, यहाँ R1 माइनस R2 को ही ना R मॉड R का स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों तो एक ही बात है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q1 K Q1 Q2 K Q1 Q2 बाई, अब देखिए ये दो को, ये को क्या हो गया, तीन को, 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा R1 R2, दोनों पर वेक्टर का साइन लगा देना है, R1 R2 का होल क्यूब, R1 R2 का होल क्यूब। और इधर क्या बच जाएगी, तो इधर बच जाएगी 1 माइनस 2 का, आपको इधर क्या बचेगा, ये बच जाएगा, इधर ये बच जाएगा।
तो देखिए ये क्या हो गया आपका कि Q1 Q2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, F क्या है 1 2 F12 बराबर F12 बराबर हो जाएगा क्या K Q1 Q2 बटा 1 माइनस 2 हो जाएगा मॉड Q, और ये इधर हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। यही हो गया आपका फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला आ चुका है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक बात यहाँ पे और जो आप बोल सकते हो कि ये 1 2 को मैं 12 लिखूंगा, ये 1 2 को मैं 12 लिखूंगा, तो लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, बताता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, F21 यदि आपको निकालना है, F21 यदि आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है भाइयों, Q1 Q2 बट्टा 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 यहाँ करना है R2 माइनस R1 मॉड का Q और इधर कर देना है R2 माइनस R1। ये भी आपका हो गया सेकेंड फार्मूला, ये भी हो गया आपका क्या, सेकेंड फार्मूला। देखिए दोनों में कुछ नहीं है, ये लगभग पूरा सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे यदि आप 1 2 लेते हो तो यहाँ पे पहले 1 को रखना, यहाँ पे पहले 2 को रखना, और यहाँ भी पहले 1 को, यहाँ भी 2 को। और यदि आपने 2 लिया है, यदि आपने 2 1 ले रखा हो तो क्या करना है, तो यहाँ पे 2 को पहले और 1 को बाद में, 2 को पहले और 1 को बाद में। अब देखिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉब्लम करेगा यदि हम उल्टा पलटी रख देंगे तो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ होता नहीं है। तो आप 1 को रख लो, यदि आपको नहीं मर्जी है तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, इसको पहले कर लो, जब सबको किया हो तो इसको भी कर लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो नोट कीजिए। तो देखिए आपका अब क्या है, जो आप तो यहाँ भी क्या पर है, एफ ई कहने का मतलब करंट, एफ ई बराबर मेनली बात क्या पर है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसको लोग बट्टा कहते हैं, बट्टा कहते हैं। तो और दूसरी बात आपको हो सकता है कि याद होगा, मुझे याद आती है क्या कि आपने कभी पढ़ा था Fg इक्वल टू, क्या पढ़ा था जरा बताइएगा, तो G M1 M2 बट्टा R स्क्वायर। यस सर, मैंने पढ़ा था 11th क्लास में, ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो देखिए ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी आपको लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे का जुड़वा तो नहीं, लेकिन सौतेला मौसेरा भाई हो सकता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट, यहाँ पर भी 2 चार्ज, यहाँ पर भी 2 मास, यहाँ पर भी सेपरेशन, यहाँ पर भी सेपरेशन, लगभग इक्वल तो लग रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है,
सिमिलैरिटी। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट में इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन यानी आर स्क्वायर। फोर्स जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज का, सेपरेशन का, आर स्क्वायर का। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, एक्ट along line joining the center या सेंटर ही लिखना। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को थोड़ा बहुत गलती लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई क्या लैंग्वेज पेपर यानी इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का सिर्फ यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हर्षिकार दीर्घिकार हर्षिकार दीर्घिकार सब चलेगा, सब माफ है। तो देखिए ये 2 पॉइंट इसमें सिमिलरिटी है, जो यानी दोनों में लगभग ये दोनों में ही है, सिमिलरिटी दोनों में है। तो ये आपका 2 पॉइंट हुआ। अब डिफरेंस, तो पहले आप सिमिलरिटी लिख लीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या, तो पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंस में जो एफ ही क्या है, रिपल्सिव। as well as attractive। repulsive as well as क्या है, अट्रैक्टिव। repulsive as well as attractive। जबकि एफ जी क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट क्या है, जो एफ ई है, एफ ई डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जबकि एफ जी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ मीडियम या मीडियम से इंडिपेंडेंट है। तीसरी पॉइंट से क्या है डिफरेंस, जो के का जो वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है। जबकि जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। यही आपका डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, जो एफ यानी आपका
जो कूलम्बिक फोर्स है सो क्या होता है, रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। ये जब सेम नेचर का रहता है तो धक्का भी देता है यानी रिपेल करता है, और डिफरेंट नेचर का रहता है तो अट्रैक्ट भी करता है। जबकि आपका ग्रेविटेशन में ऐसा कोई बात नहीं है, ग्रेविटेशन ऑलवेज अट्रैक्टिव, केवल खींचता ही है, ये रिपेल नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, कूलम्बिक फोर्स जो है जो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि कौन सा मीडियम में फोर्स लग रहा है। बट ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटेशन डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे, किसी भी मीडियम में वो अट्रैक्टिव काम करेगा और मीडियम से उसको मतलब नहीं है। अगली पॉइंट है थर्ड नंबर, जो के कांस्टेंट, जो कूलम्बिक कांस्टेंट जो है सो उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। बट ग्रेविटेशन यानी जी का जो होगा मान होगा सो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक बच्चों नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ आपको हिंट्स भी दिया हुआ है कि आपके सामने इलेक्ट्रॉन का, मास का और दोनों कांस्टेंट का वैल्यू भी दे दिया हूँ, जिससे कि आपको आसानी। तो देखिए यहाँ पे दोनों का मान दिया हुआ है, तो चलिए मैं ही कैलकुलेशन कर देता हूँ टाइम ना लेते हुए। तो क्या हम लोग को रेशियो निकालना है, सो क्या करेंगे, Fe/Fg, Fe/Fg। तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा G M1 M2। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर भी r² था, ऊपर में भी r², नीचे में भी, तो r² से r² कैंसिल हो गया है। तो हम लोग मान रख देते हैं। तो k का मान क्या दिया हुआ है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और ये देखिए दोनों तो सेम ही होगा, Q1 और Q2 का मास जो होगा सो सेम ही होगा, Q1 और Q2 सेम ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन जी का मान क्या है, तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, m का जो मान होगा ये दिया हुआ है, तो 9.8 × 10⁻⁻1 kg स्क्वायर कर देंगे। और सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 10⁻42 लगभग में रहेगा, अप्रॉक्स 10⁻हो जाएगा आपका 42, 10⁻42। तो आप इसको फोन से कैलकुलेट कर लेना, ये इतना ही आएगा। तो फ्रेंड्स दोस्तों बच्चों अगली पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या क्या कुछ लिमिटेशन है। कूलम्स लॉ हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है, इसका भी कुछ एक लिमिटेशन है, एक लिमिट में एक जगह पे अप्लाई होता है। तो वो लिमिटेशन पहला आपका क्या है, नॉट अप्लाइड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। ये बड़ा बड़ा चार्ज में अप्लाई नहीं होता है। एक्सटेंडेड चार्ज यानी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज और एक्सटेंडेड चार्ज बड़ा बड़ा चार्ज में अप्लाई नहीं होता है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो देख लीजिए बड़े बड़े चार्ज में ये वैलिड नहीं है, बड़े बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, बोथ चार्ज आर एट रेस्ट। जब दोनों चार्ज रुका रहेगा, जब दोनों ही चार्ज रुका रहेगा तब ये वैलिड है, तब कूलम्स लॉ वैलिड है। अगली पॉइंट क्या है, बोथ चार्ज आर एट मोशन। जब दोनों ही चार्ज मोशन में रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, वहाँ पे ये वैलिड नहीं है। इसको मैं ब्लैंक छोड़ दिया हूँ, बट आप पूरा कर दीजिएगा। कोई अब कमेंट मत कर देना यार कि सर यहाँ पे पूरा नहीं किया, तो ये आप पूरा कर लेना। अगली पॉइंट है आपका वन चार्ज मोशन एंड वन चार्ज रेस्ट। देन जब
एक चार्ज मोशन में रहेगा और एक चार्ज रुका हुआ रहेगा तब ये काम करेगा कि नहीं, तो ये काम करेगा। ये आपका मेन पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, खासकर कंपटीशन में पूछ सकता है आपसे कि जब एक चार्ज मोशन में रहेगा और एक चार्ज रेस्ट में रहेगा तब कूलम्ब्स लॉ काम करता है कि नहीं। तो बच्चों 100% ये काम करता है। कभी मैं यहाँ पे सही का चिन्ह लगा दिया हूँ। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं कूलम्ब्स लॉ का कुछ और बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो आप बने रहिए इसी प्रकार इस चैनल में। धन्यवाद। थैंक यू।